सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम मंथन। देखिए, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात जो करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि हमारा 1930 में शुरू हुआ था। आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले जो गांधी जी का आंदोलन रहा वो था हमारा असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, जिसे 1922 यानी 22 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को एक कांड होता है, चोरी चोरा हत्याकांड, ठीक है। उसके कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। किसके सपोर्ट में चलाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में चलाया गया था, क्योंकि मुसलमान भी साथ दे सके हिंदुओं का, इसीलिए खिलाफत आंदोलन के कहकर कि हम खिलाफत आंदोलन का साथ दे रहे हैं, उसके सहयोग में चलाया गया था असहयोग आंदोलन, ठीक है। उसके बाद जब असहयोग आंदोलन बंद किया गया तो दो प्रकार के लोग उभरे। कौन कौन से? एक जो कहना चाहते थे आंदोलन चलना चाहिए था, दूसरे जो कहना चाहते थे बंद होना चाहिए था, ठीक है। जो कहते थे चलना चाहिए था, उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया 1923 में, ठीक है। उसके बाद 1930 में स्वराज पार्टी संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और गांधी जी एक आंदोलन शुरू करते हैं जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। या फिर कह सकते हैं डांडी मार्च भी इसी के आंदोलन में चला। वो हम बात करेंगे किस प्रकार डांडी मार्च चला, क्योंकि 11 सूत्रीय जो मांगे थी उसमें एक कानून था। कौन सा कानून था? वो था हमारा नमक कानून, ठीक है ना। इस नमक कानून को ही तोड़ा गया। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया गया, उन्होंने कहा गांधी जी ने, या तो आप हमारी 11 सूत्रों मांग को पूरा करें, यानी 11 जो हमारी मांगे हैं इन्हें पूरा करें, या फिर हम असहयोग के साथ साथ सविनय अवज्ञा भी शुरू करेंगे। असहयोग मतलब जो गांधी जी ने असहयोग पहले बंद किया था वो भी इसी में शामिल था। क्यों शामिल था? क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि ना तो हम क्या करेंगे, इनके कोर्ट जाएंगे, ठीक है, ना ही इनके पुलिस स्टेशन जाएंगे, ठीक, ना ही इनके किस में जाएंगे, इनके अस्पतालों में जाएंगे, ना ही इनके स्कूलों में जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रकार क्या हुआ, ये हुआ असहयोग आंदोलन, ठीक है। अब बात करेंगे कि इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐड हुई, जैसे कि हम कानून तोड़ेंगे आपका, ठीक है, कानून तोड़ के दिखाएंगे इस बार, साथ के साथ हम कर नहीं देंगे। जहां पर असहयोग आंदोलन में कर दिया जा रहा था तो अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास सीधा सीधा कर आ रहा था, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं था कि हमारे स्कूलों में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जो भी था, लेकिन उनके पास कर समय से आ रहा था, टैक्स समय से आ रहा था, तो उन्हें कोई मतलब नहीं था, ठीक है। लेकिन जब हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने कहा यह असहयोग आंदोलन तो होगा ही होगा, क्योंकि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, साथ ही साथ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, यानी हम टैक्स नहीं देंगे, साथ के साथ हम कानून तोड़ेंगे। तो ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए अब देखते हैं इससे क्या क्या पूछा जाता है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, डेट आती है 30 जनवरी 1930, ठीक है, या फिर 31 जनवरी 1930, दोनों में से कोई भी डेट हो सकती है। उस समय पर कौन थे हमारे यहाँ के गवर्नर, या फिर वायसराय कह सकते हैं, लॉर्ड इरविन, ठीक है ना, लॉर्ड इरविन। तो पूछा जाएगा कि किसके समय पर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, तो लॉर्ड इरविन के समय पर सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को अंग्रेजों के सामने रखा और उनसे कहा या तो आप हमारी 11 सूत्रीय मांगों को मान लीजिए या फिर हम आंदोलन शुरू करेंगे। उन 11 सूत्रीय मांगों के अंतर्गत उन्होंने किन लोगों को शामिल किया? सबसे पहले किसान वर्ग, ठीक है, दूसरा पूंजीवादी वर्ग, और तीसरा हमारे आम जनता या सामान्य लोगों को इंक्लूड किया। इन तीनों वर्गों को शामिल करने के बाद समाज में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो कि उनका सहयोग ना करे, ठीक है। इन तीनों वर्गों का लिया और उनकी जो जरूरत इच्छाएं थी उनको अंग्रेजों के सामने रखा कि आप इन पर काम कीजिए। वो 11 मांगे थी जो कि अंग्रेजों के सामने रखी गई। जब वो 11 मांगे किसान, पूंजीवादी और सामान्य लोगों को लेकर, मतलब उनको मद्देनजर रखते हुए रखी गई, तो पूंजीवादी, किसान और आम जनता ने गांधी जी का सहयोग किया, इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा बढ़ चढ़ के सामने आया। वो 11 मांगे कौन कौन सी थी? यदि बात करें किसानों को लेकर 2 मांगे रखी गई। कौन कौन सी? एक तो भू राजस्व, यानी जो टैक्स था भूमि का वो कम करके 50% कर दिया जाए, ठीक है ना। मान लीजिए 100 रुपए आप टैक्स ले रहे थे, उसे कम कीजिए और 50 रुपए लीजिए। कितना? 50% कम करने की बात की गई भूमि राजस्व या फिर भू राजस्व को। सेकंड, ये कहा गया, देखिए नमक जो था वो आम जनता की बिल्कुल बेसिक नीड है, ठीक है।
नमक के बिना आप पता है बेसिक जीवन भी नहीं चल सकता, और इतनी सस्ता है लेकिन बेसिक जीवन का आधार है। ठीक, तो इसमें क्या था, इसमें कोई लागत नहीं लगती थी। खेतों में पानी भरा जाएगा, उसका वाष्पोत्सर्जन होगा, उसके बाद नमक नीचे रह जाएगा, तो इसमें कोई लागत की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अंग्रेजों ने इस पर अपना एकाधिकार कर लिया था, यानी अंग्रेज ब्रिटिश ही इसका उत्पादन करेंगे, साथ ही साथ उस पर टैक्स और लगा दिया। ठीक है, साथ ही साथ टैक्स लगा दिया और उत्पादन का एकाधिकार कर लिया। तो गांधी जी ने कहा था, एक तो एकाधिकार को खत्म कीजिए, दूसरा इस पर से टैक्स हटाइए। यानी हम भी उत्पादन करेंगे, हमें ऐतराज नहीं है, आप भी करो, लेकिन उत्पादन हम भी करेंगे, साथ के साथ इस पे से टैक्स हटाओ, नमक से टैक्स हटाओ। ठीक है, दो थी किसानों की मांगे। पूंजीपतियों की मांगों की बात करें तो आपको तीन याद रखनी है। एक तो सीमा शुल्क बढ़ा दिया जाए, यानी कि देखिए जब बाहर से चीजें आएंगी, ठीक, तो सीमा शुल्क बढ़ेगा तो चीजें क्या होंगी, चीजें महंगी होंगी। ठीक है, टैक्स बढ़ेगा। मान लीजिए 100 रुपए की चीज है, जब उस पर सीमा शुल्क 100 रुपए और लगा दिया तो 200 रुपए की चीज होगी, और लाभ कमाने के लिए उसे 10-20 रुपए महंगी बेचेगा, तो क्या होगा, वस्तु के दाम बढ़ेंगे। जब वस्तु के दाम बढ़ेंगे और जो भारतीय वस्तु पहले से मौजूद है वो सस्ती रहेंगी, क्योंकि उन पर कोई टैक्स नहीं लग रहा, सीमा शुल्क नहीं लग रहा, तो लोग कौन सी चीजें खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे जो सस्ती चीजें होंगी, यानी जो भारतीय चीजें होंगी। इसीलिए कहा गया जो बाहर से सामान आ रहा है उस पर टैक्स लगाइए, ताकि भारतीय चीजों की वैल्यू बढ़े और उनका उत्पादन ज्यादा हो और वो ज्यादा बिके। दूसरी चीज, समुद्र तट का संरक्षण कीजिए। ठीक है, क्योंकि पूंजीपतियों की बेसिक चीजें क्या थी, समुद्र से व्यापार करना, तो समुद्र तट का संरक्षण कीजिए। और तीसरा था, रुपए का विनिमय दर कम कीजिए। ठीक, तीन मांगे थी पूंजीपतियों की। बात करते हैं आम जनता की, तो देखिए सिविल सेवा और सेना के खर्च पर 50% की गिरावट कीजिए। कहने का मतलब, देखिए पहले सिविल सेवा की परीक्षा देने के लिए लंदन जाना पड़ता था और समुद्र पार करके जाना पड़ता था। इतना खर्चा, इतना पैसा नहीं होता था भारतीयों के पास कि वो लंदन जाकर अपनी परीक्षा दे सके। आज के समय पर भी यदि परीक्षा होने लगे तो यकीन मानिएगा 50% लोग छोड़ देंगे अगर लंदन में परीक्षा होने लगे। ठीक है, तो उस समय पर यही कहा गया कि आप सिविल सेवा जो कराते हैं उसके जो जाने का खर्चा है उसे 50% कम कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ जो सेना है उसके खर्चे में भी 50% की कमी कीजिए। कहने का मतलब ये भारतीय सेना रखते थे और भारतीय सेना रखने के नाम पर, ठीक है, उनका दुरुपयोग करते थे। जहां पर उनकी लड़ाइयां होती थी वहां पर सेना को भेज देते थे दमन करने के लिए, और भी अपनी सुरक्षा के लिए रखते थे, अपने घरों में रखते थे। तो यही कहा गया कि आप भारतीय लोगों को रखते हो और हमारे लिए जो धन आता है उसे भारतीय सेना पर खर्च करने के बहाने अपने ऊपर खर्च कर लेते हो। तो आप क्या कीजिए, एक तो सिविल सेवा जो परीक्षा देने जाते हैं लंदन उसका खर्चा कम कीजिए। दूसरा, जो सेना पर हमारे नाम का खर्चा करते हैं और सेना खुद रखते हैं, खुद ही उसका उपयोग करते हैं, उसकी कमी कीजिए। ठीक, सेकंड, शराब पर प्रतिबंध लगाइए। देखिए अंग्रेजों का एक मंशा थी, आज के समय पर आप चाय को भी देख सकते हैं, चाय भी एक नशे मतलब आदत के तौर पर यूज की जाती है, बहुत ज्यादा लत लग जाती है। उसी प्रकार उस समय पर नशे में डाला जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को, ताकि नशे में पड़कर वो ये नहीं सोच पाए कि सही क्या है और गलत क्या है, वो आजादी कभी मांगे ही ना। तो यही कहा गांधी जी ने कि शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए। तीसरा, बेकसूरों को रिहा किया जाए, यानी 1922 में असहयोग आंदोलन के समय जो लोग गिरफ्तार कर लिए थे उन्हें क्या किया जाए, उन्हें रिहा किया जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हथियार रखने दिया जाए। देखिए भारतीयों को हथियार नहीं रखने दिए जाते थे लाइसेंस पर भी, केवल उन लोगों को, भारतीयों को हथियार दिए जाते थे जो कि अंग्रेजों के चापलूस होते थे। ठीक है, तो यही कहा गांधी जी ने कि हमें भी अपनी आत्म सुरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। पांचवी बात करें तो खत को कोई ना पढ़ सकने का कानून। देखिए भारतीय जो सेना थी वो बाहर भी रहती थी, ठीक है, लोग बाहर भी रहते थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे, तो वो खत लिखते थे, अंग्रेज उसे पढ़ लेते थे, कहीं इसमें कुछ विद्रोह की बातें तो नहीं है। तो यही कहा गांधी जी ने कि जो खत लिखा जाए उसके लिए ऐसा कानून बने कि कोई उसे पढ़ ना सके, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी आत्म सुरक्षा है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें गुप्तचर विभाग पर जनता नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि जो गुप्तचर विभाग है वो ऐसा ना हो आपके कंट्रोल में ही काम कर रहा, केवल और केवल उस पर जनता का भी कुछ ना कुछ अधिकार होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सीबीआई वगैरह हैं, जितने भी गुप्तचर विभाग हैं, ऐसा ना हो कि वो आप ही के अंडर में काम कर रहे हैं, वो जनता को कुछ मानते ही नहीं है, उनके पर जनता का भी नियंत्रण होना चाहिए। तो ये थी हमारी 11 सूत्रीय मांगे जो कि गांधी जी ने असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं
ठीक, तो इनको रखकर ध्यान में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। फिर 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक और पत्र लिखा इरविन के लिए और कहा, या तो आप हमारी बात मान लीजिए या फिर हम अब आंदोलन शुरू करने वाले हैं। अंग्रेजों के कानों में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और फिर उसके 10 दिन बाद यानी 12 मार्च, 2 मार्च को ये बात लिखी, उसके 10 दिन बाद यानी 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। पहला कदम क्या रखा? पहला कदम रखा कि हम नमक का कानून तोड़ेंगे, यानी हम भी नमक का उत्पादन करेंगे, ठीक है ना, और टैक्स नहीं देंगे। ये था नमक का कानून तोड़ना। तो नमक का कानून तोड़ा गया, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा तोड़ा गया। कब? 12 मार्च 1930 को शुरू की अपनी पैदल यात्रा, ठीक है ना, कहां से? अपने आश्रम साबरमती से, और लगातार 24 दिनों तक चले। प्रत्येक दिन 10 मील चलते थे, यानी 240 मील चले। कितने? 240 मील। यदि किलोमीटर में पूछे तो आप अंदाजे से 385 से 390, कोई सा भी ऑप्शन हो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। 385 से 390 किलोमीटर या फिर 240 मील के लगभग चले अपने 78 अनुयायियों के साथ। यानी गांधी जी ने चलना शुरू किया अपने साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ। वो जिस गांव से गुजरते गए, लोग उनके साथ जुड़ते गए। और उस समय पर जो मीडिया उस समय पर एक्टिव थी, जिस भी रूप में एक्टिव थी मीडिया, चाहे गुप्तचर विभाग, जो भी जिस रूप में एक्टिव था, वो खबर पहले ही अगले गांव में पहुंच जाती थी कि यहाँ के महात्मा गांधी गुजरने वाली हैं। तो उनके साथ इतनी बड़ी लोग जुड़ गए, इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ते चले गए, जैसे कि अब नेक्स्ट गांव आने वाला है, वहां के लोग तैयार रहते थे और उनके साथ जुड़ जाते थे, ठीक है ना। एक दिन में 10 मील चलते थे, 24 दिनों की यात्रा की और 240 मील या फिर 390 किलोमीटर चला गया, ठीक। और पहुंचे कब? 6 अप्रैल 1930 को अपनी यात्रा की, कानून, नमक कानून तोड़ा, ठीक। ये थी बात। नेक्स्ट हम बात करें कि जब पैदल यात्रा कर रहे थे तो सबसे ज्यादा जो लोग जुड़े वो किस राज्य से जुड़े? तो सबसे ज्यादा गुजरात, जहां से उन्होंने शुरू की थी। उसके बाद महाराष्ट्र, जो कि पहले मुंबई प्रांत का हिस्सा था, और तीसरे पर हमारा यूपी, ठीक है। इन 3 राज्यों ने सर्वाधिक भाग लिया गांधी जी की इस पैदल यात्रा में, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस पैदल यात्रा को किस नाम से दिया है? तो नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा। नेपोलियन ने भी पैदल यात्रा की थी एल्बा से पेरिस। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा को, महात्मा गांधी की इस यात्रा को कहा है कि यह नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए गांधी जी ने यह कहा कि आप अन्य स्तरों पर भी अपना ये कानून, इस आंदोलन को शुरू कीजिए। ये बात फैलाई गई क्योंकि अकेले व्यक्ति इतने बड़े आंदोलन को नहीं खड़ा कर सकते थे, तो कुछ लोग जुड़े, जैसे कि अन्य स्तर पर बात करें तो सी राजगोपालाचारी, जिन्होंने तंजौर, तमिलनाडु तट से एक यात्रा शुरू की पैदल, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा तमिलनाडु तट से यात्रा पैदल किसने शुरू की? तो वो थे सी राजगोपालाचारी, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के सपोर्ट में शुरू की गई थी, ठीक है। बात करते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। देखिए एक व्यक्ति होते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इसमें एक लीग शामिल नहीं हुई, एक समिति शामिल नहीं हुई, मुस्लिम लीग ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार, जो कि सीमा, देखिए उत्तर पश्चिम सीमा है, जहां पर देखिए हमारी सिंधु नदी चली जाती है पाकिस्तान में, वो हमारा पश्चिम और उत्तर वाला इलाका है, जो हमारा पाकिस्तान और पंजाब का बॉर्डर है, ठीक। पंजाब, ठीक है ना, गुजरात और जम्मू कश्मीर वाला बॉर्डर जितना भी है, ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वहां से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार। इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था लाल कुर्ती आंदोलन, यानी रेड शर्ट आंदोलन, ठीक है ना। रेड शर्ट इसलिए क्योंकि ये लोग लाल कलर के कपड़े पहनते थे, इसीलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना गया, ठीक है। इन्हें खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऐसा कहा जाता है अल्लाह के वो बंदे जो कि सहायता करें, ठीक। तो खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, बंटवारे के बाद जो ये वाला हिस्सा है जहां से इन्होंने आंदोलन शुरू किया था खान अब्दुल गफ्फार ने, वो पाकिस्तान वाले हिस्से में चला जाता है, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने सहायता की लेकिन मुझे लोमड़ियों के आगे फेंक दिया गया, ठीक। किसने कहा? ये खान अब्दुल गफ्फार ने कहा था, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान वाले हिस्से में फेंक दिया गया।
क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो भारत के बंटवारे के विरोधी थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो। इसीलिए उन्होंने कहा जब बंटवारे के बाद मेरा क्षेत्र पाकिस्तान में चला ही गया है तो वही वाली बात हो गई कि आपने मुझे लोमड़ी के आगे खाने के लिए फेंक दिया। ठीक, ये अकेले वही व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, ठीक है ना, एकमात्र ऐसे विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। देखिए अब आपसे पूछा जाएगा कहां के रहने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार? आजादी के पहले भारत के रहने वाले थे, आजादी के बाद पाकिस्तान के रहने वाले थे। अब पूछे इनकी कब्र कहां पर है, तो इनकी कब्र अफगानिस्तान में है, ठीक है ना, अफगानिस्तान में है। ठीक, पहले अफगानिस्तान वाला हिस्सा भी पाकिस्तान से लगा हुआ था, ठीक, तो इनकी कब्र उसी वाले हिस्से में है। अब जो हिस्सा अफगानिस्तान में चला गया, यानी वो पहले पूरे भारत के रहने वाले थे, उसके बाद बंटवारा हुआ, पहुंच गए पाकिस्तान में, और इनकी कब्र कहां पर है, तो इनकी कब्र है अफगानिस्तान में। ठीक है, एकमात्र ऐसे भारतीय, ऐसे विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया है वो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखनी है खान अब्दुल गफ्फार खान से, क्योंकि देखिए उत्तर पश्चिमी सीमा वाला प्रांत जो था वो था हमारा जहां से इन्होंने शुरू किया था, इसीलिए इन्हें कहा जाता है सीमांत गांधी। ठीक है ना, सीमांत गांधी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तर पश्चिमी सीमा वाले क्षेत्र में इन्होंने गांधी का साथ दिया, इसीलिए इन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ठीक है ना, सीमांत गांधी ऊपर वाला क्षेत्र वाले, इसीलिए कहा जाता है। ठीक, और ये बंटवारे के विरोधी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 सूत्री मांगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किस प्रकार 11 सूत्री मांगों को रखा था अंग्रेजों के सामने महात्मा गांधी ने। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंतर्गत हमने किस पर बात की? सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक बात और समझिएगा, देखिए मान लीजिए ये समझिएगा आप, मानिए ये आंदोलन है कौन सा? ये आंदोलन है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये समझिए इसी के अंदर शामिल था असहयोग आंदोलन। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसी के अंदर असहयोग आंदोलन शामिल था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये कहा गया था कि हम अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन किसमें शामिल था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर ही निहित था। तो वो लोग भी गांधी जी के साथ जुड़े, जो कि 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद होने के बाद गुस्से में थे। ठीक है, तो गांधी जी ने सभी को साथ लेकर चले, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, क्योंकि जब ये तीन वर्ग जुड़ेंगे उनके साथ तो सीधी सी बात है कि बहुत लोग जुड़े, पूरी समाज जुड़ा, साथ के साथ वो लोग भी जुड़े जो कि गुस्सा थे 1922 के असहयोग आंदोलन के बंद होने के कारण। ठीक है, उसे भी शामिल कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा हम सहयोग नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, इसमें असहयोग आंदोलन शामिल था। ठीक, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंतर्गत हमने आज सविनय अवज्ञा आंदोलन को बहुत अच्छे से कवर किया। देखिए यहां से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कोई घुमा फिरा कर नहीं पूछा जाता है। ना ही मैं ये डराना चाहूंगा कि बिल्कुल हाई लेवल का पूछा जाएगा, तो आप नॉर्मल चीजों को पढ़ते हुए चलें, बुक से भी पढ़ते हुए चलें। ठीक है, बुक से जरूर पढ़ते हुए चले। कोई आपके पास अच्छी बुक हो या फिर मैं किसी दिन बता दूंगा, तो आप बुक से भी अच्छे से अपना रिवीजन करते चलें। साथ के साथ जैसे मैंने आज सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा है, तो आप उसे बुक से कंप्लीट कर लें तुरंत की तुरंत, और नोट्स तो बनाते हुए चलें फिलहाल। चलिए आइए हम एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। देखिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत 11 मांगों को रखा, 11 सूत्रों को रखा, 2 और 3 5 और 6 5 11। ठीक है, सबसे पहले किसानों के लिए भू राजस्व जो है उसे 50% की गिरावट कर दी जाए, और नमक पर टैक्स को खत्म कर दिया जाए, साथ में साथ उत्पादन के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया जाए। यदि बात करें पूंजीपतियों की, तो सीमा शुल्क को बढ़ा दिया जाए ताकि हमारी वस्तुएं सस्ती हो जाएं और ज्यादा बिकें। साथ में समुद्र तट का संरक्षण किया जाए और रुपये विनिमय दर को कम कर दिया जाए। साथ के साथ आम जनता की जो मांगे रखी वो थी सिविल सेवा और सेना के खर्च को 50% कम कर दिया जाए, शराब पर प्रतिबंध लगाए जाए, बेकसूर जो कि 1922 के असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कर लिए गए थे उन्हें छोड़ दिया जाए, और हथियार रखने की हमें भी अनुमति दी जाए। साथ के साथ खत कोई पढ़ ना सके इसके लिए कानून लाया जाए। ठीक, और लास्ट में गुप्तचर विभाग पर जनता का भी नियंत्रण हो। ठीक, उसी को देखते हुए 30 जनवरी या फिर 31 जनवरी भी कहा जा सकता है, 31 जनवरी या फिर 30 जनवरी को असहयोग आंदोलन की नींव पड़ती है। और इस समय पर कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। ठीक है ना, लॉर्ड इरविन इस समय पर वायसराय थे। गांधी जी ने कहा, एक पत्र दिया और गांधी जी ने कहा या तो आप हमारे मांगों को मानिए या फिर हम आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है, यदि बात की जाए 11 सूत्री मांग कितने वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई? 3। कौन कौन? पूंजीपति, किसान और सामान्य जनता। ठीक है, 2 मार्च 1930 को वायसराय के पास लेटर भेजा। उसके बाद 10 दिन बाद उन्होंने सुना नहीं, तो 10 दिन बाद
हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है नमक के कानून को तोड़कर, क्योंकि उन्होंने कहा था हम कानून तोड़ेंगे, ठीक है ना, हम कानून तोड़ेंगे। तो सबसे पहला कानून तोड़ा नमक का, जिसे हम दांडी यात्रा भी कहते हैं, ठीक है। 10 दिन बाद यानी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू करते हैं महात्मा गांधी 78 अनुयायियों के साथ, और 24 दिन तक चलती है, यानी 6 अप्रैल तक चलती है। प्रत्येक दिन में 10 मील चलते हैं, 240 मील टोटल चले। किलोमीटर में पूछे तो 385 से लेकर 390 किलोमीटर के करीब ये चले, ठीक है ना। कितने दिन तक? 24 दिन तक। और पहुंचे कब? 6 अप्रैल को कानून तोड़ा। बात करते हैं सर्वाधिक लोग जो साथ दिए, सबसे ज्यादा गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र और सबसे लास्ट में यूपी, मतलब तीसरे नंबर पर यूपी वाले लोगों ने साथ दिया। बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इस पैदल यात्रा को क्या नाम दिया? नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा नाम दिया है, ठीक है। बात करें अन्य स्तर पर, तो सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु वाले क्षेत्र के तट से अपनी पैदल यात्रा शुरू की थी। अन्य बात करें तो लाल कुर्ती आंदोलन, जो कि खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा शुरू किया गया था, और ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाला हिस्सा है सीमा वाला, भारत पाकिस्तान की सीमा वाला जो क्षेत्र है, ये इनका जो क्षेत्र था वही था, ठीक है ना। जो हमारा पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात और राजस्थान वाला सीमा वाला क्षेत्र है वो, ठीक है ना। आजादी के बाद वो चला गया पाकिस्तान में, इसीलिए पाकिस्तान के रहने वाले थे एकमात्र ऐसे विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। बात करें इनकी कब्र, तो इनकी कब्र है अफगानिस्तान में, और ये भारत विभाजन के विरोधी थे, ठीक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर। अच्छे से रिवीजन करना। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो उसे शेयर वगैरह करते रहना। और जो स्टूडेंट रेगुलर हैं उन्हें पता है कि कितने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। लगभग हमारा 80% सिलेबस कवर हो चुका है। हम कहां पर पहुंच गए? 1930 तक पहुंच चुके हैं। बचे हमारे 17 साल 1947 तक पहुंचने के लिए। अब जल्दी हम उसे खत्म करके फिर साथ के साथ हम साइंस भी शुरू करेंगे, ठीक है अपना। लेकिन हमारा एक एम है कि हम सबसे पहले यदि एक सब्जेक्ट को ले रहे हैं तो उसे कंप्लीट करें। जैसे कि मैंने एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया दोनों हमारी कंप्लीट होने वाली हैं, ठीक। उसके बाद हम मेडिवल इंडिया को भी कंप्लीट करेंगे, तो हमारी हिस्ट्री कंप्लीट। फिर उसके बाद हम साइंस को कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी में करा चुका हूं और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हो चुकी है। तो इसी प्रकार हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे सभी सब्जेक्टों को डिटेल में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपका काम रहेगा जितनी भी प्रीवियस वीडियो उन्हें कवर करना, नोट्स बनाते हुए चलना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।